दहेज लाने वाली लड़कियां अक्सर ढेर सारा पैसा और गहने लेकर आती हैं, लेकिन सोनाली अपने साथ दहेज में अपनी मौसी विद्या को लेकर आई थी। विद्या का तलाक हो चुका था, जिसकी वजह वो खुद ही थी, क्योंकि उसने अपने पति का जीना मुश्किल किया हुआ था और उसी वजह से उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था। इन सब बातों से बेखबर सोनाली अपनी मौसी को ससुराल ले आई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सोनाली को ससुराल में खुश देख विद्या से सहन नहीं हुआ। उसे अब सोनाली और उसके हंसते खिलते परिवार से जलन होने लगी। फिर क्या था, बस लग गई विद्या अपने काम पर। अरे वही सोनाली की खुशहाल जिंदगी बर्बाद करने का काम। बहू, आज शाम को हमारे घर में पूजा है। बहुत सारी औरतें पूजा में शामिल होने वाली है, इसलिए तू ढेर सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेना। जी मम्मी जी। फिर घर के सारे काम खत्म करने के बाद सोनाली रसोई घर में लड्डू बनाना शुरू कर देती है। अच्छा, तो ये लड्डू तैयार कर रही हैं। मैं अभी इसके लड्डुओं का सत्यानाश किए देती हूँ। उसके बाद विद्या सोनाली के कमरे में जाकर दीवार पर लगा टीवी फर्श पर गिराकर वहां से भाग जाती है। टीवी गिरने की आवाज़ सुनकर सोनाली दौड़ती हुई अपने कमरे में पहुंचती है। हे भगवान, मेरा नया टीवी गिरकर टूट गया। अरे कितना नुकसान हो गया, क्या करूं मैं। दूसरी तरफ मौके का फ़ायदा उठाकर विद्या ढेर सारे कंकड़ ले जाकर लड्डुओं में मिला देती है। शाम होते ही सोनाली के घर ढेर सारी औरतें पूजा के लिए पहुंच जाती हैं। सभी लोग मिलकर साथ में पूजा करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद मालती सभी औरतों को लड्डू देती है। ओए माँ, मेरा दांत टूट गया। इस लड्डू में तो कंकड़ पत्थर भरे हैं। हाँ बहन, मेरा भी दांत टूट गया। अरे मालती, तो हमसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही है? देखते ही देखते सभी औरतें मालती को भला बुरा कहने लगती है। ये सब क्या है बहू, तेरे लड्डू खाकर औरतों के दांत टूट गए। आखिर तूने कैसे लड्डू बनाए हैं? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मम्मी जी। मैंने तो बहुत साफ सफाई से लड्डू तैयार किए थे। मुझे तो लगता है तेरी बहू ने जानबूझकर लड्डू में कंकड़ मिलाए हैं। वरना मालती तू ही बता, इतने सारे कंकड़ पत्थर क्या हवा में उड़कर लड्डू में आ जाएंगे? सरला बिल्कुल सही कहती है बहू, मुझे भी लगता है कि तूने जानबूझकर ये सब किया है। आज तेरी वजह से इन सभी के सामने मेरी नाक कट गई। अगर आज के बाद तूने इस तरह की कोई हरकत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा यहाँ से। बेचारी सोनाली रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ सोनाली का पति कुणाल जब ऑफिस से घर आता है तो मालती उसे सारी घटना के बारे में बताती है। कुणाल सोनाली से बहुत नाराज़ होता है और इसी बात का फ़ायदा विद्या उठाती है। कुणाल बेटा, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं कहा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। मैं सोनाली की मौसी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं ना हमेशा सच का साथ देती हूँ। सोनाली के इरादे ठीक नहीं है। वो तुझे और तेरी माँ को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। ये अब क्या कह रही हो मौसी जी? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ बेटा। अब सोनाली के कौन कौन सी राज छुपाऊँ? वो तो पहले से ही ऐसी है। शादी से पहले उसके कई सारे अफेयर रह चुके हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे लड़कों से पैसे लूट कर उन्हें धोखा भी दे चुकी है। मैं तो इस बात से डर रही हूँ कि पता नहीं तेरा क्या होगा। इतना कहकर विद्या वहाँ से चली जाती है। विद्या की बात सुनकर कुणाल गहरी सोच में डूब जाता है। मेरा चलाया हुआ तीर कभी खाली नहीं जाता। बेटे के कान तो भर दिए हैं, बस अब इसकी माँ के भी कान भरने पड़ेंगे। उसके बाद मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, मम्मी जी, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। आज डॉक्टर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, मुझे अभी जाना होगा, इसलिए आज घर के सारे काम आप कर लेना। मालती मुंह बनाकर हाँ में सर हिला देती है। फिर सोनाली के जाते ही मालती घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। राम राम राम, घोर कलयुग आ गया है। बहू के रहते सास को काम करने पड़ रहे हैं। अब क्या करूं, बहू का डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी था, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। देखो, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलती। अगर मैं झूठ बोलूँ तो इसी वक्त मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। मालती बहन, तुमसे ज़्यादा मैं सोनाली को जानती हूँ। वैसे वो कल अपनी माँ से बात कर रही थी
कि मैं कुछ दिनों में अपनी सास को इस घर की नौकरानी बनाकर रख दूंगी। ये सब क्या कह रही हैं विद्या जी? मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ। उस दिन देखा नहीं आपने? आपकी बेइज्जती करने के लिए जानबूझकर लड्डुओं में कंकड़ पत्थर मिला दिए थे। अरे अब तो अपनी आंखें खोलिए। इस तरह अपनी चालाकी भरी बातों से विद्या मालती को पूरी तरह सोनाली के खिलाफ कर देती है। फिर अगले दिन सोनाली को सबक सिखाने के लिए मालती जानबूझकर अपने घर के कपड़ों के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों के कपड़े भी लाकर सोनाली के सामने पटक देती है। चल बहू, जल्दी से कपड़े धोना शुरू कर। दोपहर तक सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। और हाँ, मैंने आज मोहल्ले की 50 औरतों को खाना खाने के लिए बुलाया है। कपड़े धोने के बाद तुझे उन सब के लिए खाना भी बनाना है। मम्मी जी, आप होश में तो है? यहाँ ट्रक भर के कपड़े मेरे सामने पटक रखें और ऊपर से कहती है कि इन्हें धोने के बाद 50 औरतों के लिए खाना भी बनाओ। आखिर मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। अच्छा, आज पहली बार काम करने का मौका आया तो तू मुझे अपना असली रंग दिखा रही है। मैं कुछ नहीं जानती। सारे कपड़े धुलने के साथ साथ खाना भी बनकर तैयार हो जाना चाहिए। माँ बिल्कुल ठीक कहती है सोनाली, तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। सोनाली के सामने कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूर होकर कपड़े धोना शुरू कर देती है। घर में महाभारत करवाकर विद्या मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रही थी, लेकिन दूसरी तरफ सोनाली के ससुर रमाकांत बहुत ही तजुर्बेकार और दूरदर्शी व्यक्ति थे। वो विद्या की सारी करनी भाप लेते हैं। इस औरत का कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये मेरा बसा बसाया घर उजाड़ देगी। अगले दिन, विद्या जी, आज मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बताइए भाई साहब, क्या सरप्राइज़ है? मुझे सरप्राइज़ ना बहुत पसंद है। देखिए, पिछले साल मैं अपनी पति के साथ तीर्थ यात्रा करने गया था। सच कहता हूँ, मन को बहुत सुकून मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी जाकर तीर्थ यात्रा करें। ये देखिए, मैंने आपके लिए टिकट भी मंगवा लिया है और साथ ही आपके जाने का सारा बंदोबस्त कर दिया है। दोपहर को ही आपकी गाड़ी है। बाबूजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मौसी, तुम्हें ना तीर्थ यात्रा पर जाना ही चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अचानक रमाकांत के फैसले से विद्या को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, इसलिए मजबूर होकर विद्या दोपहर की गाड़ी में बैठकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ती है। कुछ घंटों के बाद रमाकांत विद्या को फ़ोन लगाते हैं। विद्या जी, मैं आप जैसे दुष्ट औरतों को बड़ी अच्छी तरह पहचानता हूँ। मेरे जीते जी कोई मेरे सुखी संसार में आग नहीं लगा सकता। मैं सबके सामने आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था, इसलिए ये तरीका अपनाया। आज के बाद दोबारा कभी मेरे घर की और आंख उठाकर भी मत देखना। इतना कहकर रमाकांत फ़ोन काट देते हैं। फिर उस दिन के बाद से विद्या दोबारा कभी सोनाली के ससुराल जाने की हिम्मत नहीं करती। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है और सोनाली अपने ससुराल में हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। आइए पधारिए मेरी प्यारी शीला मौसी, आइए पधारिए मेरी प्यारी शीला मौसी, आइए। अरे बस बस बस, अब क्या दरवाजे पे ही दिन भर खड़ा रखेगी या अपने ससुराल में भी पधारने देगी? आइए आइए आइए। चलो, अब शीला मौसी आई है दहेज बनकर, अब तो मैं अपनी बेला के पास ही रहूंगी। ये कहानी है शीला मौसी की। बेला अपनी मौसी को अपने ससुराल ले आती है। शीला कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा बदलाव चाहती थी और इसलिए उसने सोचा बेला के ससुराल ही जाया जाए। बेला बचपन से ही अपनी मौसी शीला के बहुत करीब थी, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और शीला ने ही उसे अच्छे से पाला पोसा और उसकी परवरिश की थी। ससुराल में सास इरावती, ससुर महेंद्र, जिठानी पूनम, जेठ अनुराग और उन दोनों का 8 साल का बेटा ऋषि। बेला का पति समीर और उनका 6 साल का छोटा बेटा तीर्थ होते हैं। अब देखते हैं मौसी के आने से क्या बवाल होता है। अरे अरे शीला जी, शर्माइए मत, खाइए बिस्किट आराम से। अब बेला की माँ तो है नहीं, आप ही उसकी माँ समान हो, इसलिए आप ही हमारी समधन हुई। क्यों बेला बहू? जी 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 सासू माँ, एकदम सही। आप ना बहुत ही मीठी हो, एकदम चाशनी जैसे। ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा पूनम बहू, जाओ जाकर वो दुकान की फाइल्स पर कुमकुम तिलक लगा दो।
और उन्हें अपने ही शुभ हाथों से कानूनी काम के लिए आगे भेजो। अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो तो तुम ही ये करोगी ना। और हाँ पूनम बहू, वो पंडित जी से पूछ कर ना हवन और सत्यनारायण पूजा का भी शुभ मुहूर्त निकलवा लेना। तुम ही करना ये सब। और भाभी, ये दुकान की चाबी आप अपने पास ही रखिए। 20 दिन बाद जब हमारी दुकान का उद्घाटन होगा तब आप ही दुकान का शटर ओपन करना और पूजा करना। हर कोई सिर्फ घर की बड़ी बहू यानी कि पूनम की ही तरफदारी किए जा रहा था और उसी को महत्व दे जा रहा था। ये देखकर शीला मौसी को आता है बहुत गुस्सा और वो अकेले में बेला से बात करने उसके कमरे में जाती है, जहाँ बेला मच्छरों का कॉइल जला रही होती है। अरे मौसी, आप आइए ना, वो बहुत मच्छर हो गया है ना, इसलिए शाम के समय ये रोज की ड्यूटी हो गई है मेरी। बेला, तुझे कुछ अकल वकल है कि नहीं? यहाँ पर ससुराल के सिंहासन पर वो पूनम बैठ चुकी है और तू यहाँ पर बैठकर ये मच्छर मार रही है। अरे जिसे देखो बस पूनम पूनम के नाम की माला जपता फिरता है। ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं उस पर पता नहीं। ओफो मौसी, आपकी ना ये जलेबी की तरह बातों को गोल गोल घुमाने की आदत अब तक नहीं गई। सीधा पॉइंट पे आइए ना। अरे मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर तू ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रही ना तो कब सब कुछ तेरे हाथ से निकल जाएगा तुझे भनक भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस घर में सब तेरी जिठानी के साथ है। तेरी सास तुझे इतना नहीं मानती जितना कि उस पूनम को। जो तेरे तीर्थ का है वो भी वो लोग उस पूनम और अनुराग के बेटे ऋषि को ही दे देंगे। तू कहीं की नहीं रहेगी फिर। तो मैं क्या करूं मौसी, अब आप ही बताइए। अब इन सब की नजरों में अच्छा बनकर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह सब उस पूनम के पीछे पागल हो गए हैं। इसलिए तू चाहे अपनी सास की दिन रात सेवा कर, अपने जेठ जिठानी पति और ससुर को 5 पकवान बनाकर खिला और हजारों पापड़ भी बेल लेना, तो भी इनका दिल नहीं जीत पाएगी। तो क्या करूं अब मैं? हिमालय की पहाड़ी पे जाके संन्यास ले लूं क्या? वो सब तू अपनी मौसी पर छोड़ दे बिटिया रानी। इतने भी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूं मैं। कुछ दिनों बाद पूनम और अनुराग के बेटे ऋषि का जन्मदिन आता है और उसी मौके पर पूरा घर आलीशान तरह से सजाया जाता है और इरावती और महेंद्र ऋषि को सोने की चेन और कई सारे तोहफे देते हैं। जन्मदिन मुबारक हो ऋषि बेटा, बहुत बड़ा आदमी बनना। और अपने दादू दादी का नाम रोशन करना। थैंक यू दादी, थैंक यू दादू। ये लो ऋषि, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे ब्रो। थैंक्स चाचू, थैंक्स तीर्थ मेरे भाई। ये सब देखकर शीला धीरे से बेला को कहती है, देख रही है बेला, कैसे तेरे सास ससुर ने इस छोटे से बच्चे को सोने की चेन दे दी और तेरे तीर्थ को उसे तो चांदी की अंगूठी तक नहीं मिली अब तक। हाँ मौसी, ऊपर से ये मेरा बेवकूफ पति और बेटा, ये दोनों भी कम नहीं है। मुझे तो इन सब पे बहुत गुस्सा आ रहा है। शीला और बेला बहुत तरकीब लगाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे और क्या नहीं। वहीं दूसरी ओर दिन ब दिन सास ससुर पूनम, अनुराग और उनके बेटे ऋषि की तरफ ही खींचते जाते हैं। मौसी, अब हम क्या करें? हम तो उस जेठानी की बच्ची को भी सासू माँ से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि सासू माँ की आंखों पर तो उस पूनम ने अपनी अच्छाई की पट्टी जो बांध रखी है। अरे बेला बेला बेला, टेंशन ना ले, मेरे पास ना एक आइडिया है। जहाँ तक मुझे पता है वो इरावती ने सारे प्रॉपर्टी पेपर्स अपनी तिजोरी में बंद करके सहज कर रखे हैं। हाँ, तो फिर अब हमें यह करना है कि चुपके से जाकर पूनम, अनुराग और उस छुटके ऋषि के नाम की गई जायदाद के हिस्से के पेपर को जलाकर राख कर देना है और नए प्रॉपर्टी के कागज बनाकर उन पर इरावती के दस्तखत लेने होंगे और वो नए कागज उस पर पूरी जायदाद तेरी, समीर दामाद जी की और मेरे नन्हे तीर्थ के नाम होगी। समझी? समझी, लेकिन हम सासू माँ से दस्तखत कैसे लेंगे? उसके लिए भी इंतजाम कर रखा है मैंने। यह देख,
ये ऐसी दवा है जिसके बाद व्यक्ति पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है और जो उससे कहो वो वही करता है। वाह, ग्रेट आइडिया। लेकिन इस दवाई के असर से अगर सासू माँ ने गलत तरह से दस्तखत कर दिए तो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। शीला और बेला दोनों भी चुपके से इरावती के कमरे की अलमारी में से तिजोरी खोलकर उसमें से पूनम, अनुराग और ऋषि के नाम के प्रॉपर्टी के पेपर्स को जला देती हैं और फिर नए प्रॉपर्टी पेपर्स बनवाकर इरावती के पानी के जग में वो दवाई मिला देते हैं, जिसे पीने के बाद आज तो बहुत खाना खा लिया, बहुत गैस हो गई भैया। धुमता ना 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 ना, धुमता ना 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 ना। तभी वहां पे बेला आ जाती है और इरावती से कहती है, अरे बहू, ये क्या सारे घर में ये कागज लेकर भूतों की तरह भटक रही है? माय डियर सासू माँ, ये पेन लो और इन कागजों पर दस्तखत करो। ये ना ज़रूरी कागजात हैं, बहुत बहुत ज़रूरी। इन पे साइन नहीं की ना तो किसी की जान नहीं बच सकती। हाँ क्या? हाय दया, दे 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 दे, फटाफट साइन मार देती हूँ। इरावती उन पेपर्स पर साइन करती है और बेला बहुत खुश हो जाती है। वहां से बाहर निकलकर शीला को ताली देते हुए कहती है, मिशन सक्सेसफुल मौसी, आप तो सच में मौसी नंबर 1 हो। तभी अचानक से वहां पर पूनम आ जाती है और सारे घर वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। पूनम बेला के हाथ से वो पेपर्स छीन लेती है और उन्हें फाड़ देती है। जेठानी जी, पगला गई हो क्या? ये क्या कर दिया आपने? आपको पता भी है ये कितने कीमती कागजात थे? मौसी, हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हम सबको तुम दोनों मौसी और भतीजी की चालबाजियों के बारे में पता चल गया है। तभी पीछे से इरावती भी आती है, जो पूरे होश में है। हाँ, मैंने तुम दोनों के घिनौने इरादों को तुम्हारे कमरे के बाहर से गुजरते वक्त ही सुन लिया था। और तुम्हें एक और झटके वाली खबर दूं? दे ही देती हूँ, खामखा सस्पेंस क्यों बढ़ाऊं? वो पेपर्स जिन्हें तुमने जलाया, वो पेपर्स पूनम, अनुराग और ऋषि के नाम की जायदाद के नहीं, बल्कि तुम्हारे नाम की गई प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। क्या? हाँ, हमने और इरावती ने मिलकर सोचा था कि जब सबके नाम पर जायदाद का आधा आधा हिस्सा कर ही रहे हैं, तो तुम्हारे नाम पर भी हमने ढेर सारा हिस्सा कर दिया। और यह खुश खबर हम तुम्हें देने ही वाले थे आज शाम की आरती के समय। लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हारे मंसूबों के बारे में जान लिया और तुरंत उन पेपर्स को पूनम के पेपर्स की जगह रख दिया, ताकि तुम आओ और खुद ही अपने नाम की गई जायदाद के पेपर्स जला दो। बहुत अच्छी सीख देती हो आप शीला मौसी, वेरी वेल डन। माँ, आपने अच्छा किया जो उस पानी को पीकर निगला नहीं और थूक दिया। और क्या गजब की एक्टिंग की। बेला, यही तुम्हारा सबक है। चलो अब खड़े क्यों हो? ये 12 बजे हुए लाल पीले मुंह को उठाओ, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल जाओ। जिस मौसी को तुम लेकर आई थी ना, उसी मौसी के साथ दफा हो जाओ इस घर से। अरे नहीं, अरे नहीं। बेला और शीला को अपनी इस चालाकी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और वो दोनों सर पटकते रह जाती है। अब आप ही बताइए, क्या इरावती ने बेला को ये सही सबक दिया?